नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश आधी आबादी में और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आज बात महिलाओं की अलग अलग क्षेत्रों में भागीदारी, खास तौर पर निर्णय में किस तरीके से उनकी भूमिका होती है, इसकी बात होगी। क्योंकि आजादी के 67 साल बाद भी आज भी जो रिपोर्ट देखने को मिलती है वो यही सवाल उठाती है कि महिलाओं के निर्णय में कितनी ज्यादा हिस्सेदारी है, या यूं कहें कि डिसीजन मेकिंग में वो किस तरह का रोल प्ले करती हैं। क्योंकि एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं आज भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में और पैसे संबंधी कामों में पुरुषों से मीलों दूर हैं। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की एक रिपोर्ट आई जिसमें पब्लिकेशन ने वुमेन इन मैन इन इंडिया के मुताबिक 2014 में देश में 45 मंत्रालयों में केवल 7 मंत्रालय महिलाओं के पास हैं। लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी 56% से 66% हो गई है, लेकिन इसके साथ ही पुरुषों की भागीदारी भी बढ़ी है। इस तरह से बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें हम अगर महिलाओं की भूमिका की बात करें तो वो बहुत पीछे है। हर एक सेक्टर की आज हम बात करेंगे, लेकिन अहम सवाल यही हो जाता है कि अपनी क्षमताओं, अपनी योग्यताओं को बताने, दिखाने और साबित करने के बाद भी क्यों इस तरीके से ये आंकड़ा आज भी कम है। इसी पर आज बातचीत करेंगे। तो कैसे ये भागीदारी बढ़े, कैसे ये हिस्सेदारी बढ़े, इस कार्यक्रम के जरिए हम लगातार आपकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर है 0120-2511-063, 1800-180-1525। तो चलिए हम आपको जरा वो एक आंकड़ा भी दिखा देते हैं कि आखिर कहां पर स्टैंड करती हैं महिलाएं डिसीजन मेकिंग के मामले में। क्या ये कहा जा सकता है कि उनकी एक जो भागीदारी होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में वो आगे है? ये देखिए, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की पब्लिकेशन वुमेन एंड मेन इन इंडिया के मुताबिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाएं आज भी पीछे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है। तो वहीं अगर हम अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, खासतौर पर अगर हम केंद्र सरकार के 45 मंत्रालयों की बात करें तो 7 महिलाओं के पास है। इसमें से सुप्रीम कोर्ट के 30 जजों की बात करें तो इसमें से सिर्फ 2 महिलाएं ही हैं। और वहीं अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस की अगर बात करें तो इसमें भी महिलाओं की अगर प्रतिशत देखें तो महज 14% है। और ऐसे में आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी भूमिका निभाते होंगे डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि आंकड़ों में ही जब इतने कम है तो फिर डिसीजन में कैसे कितने आगे होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और ये स्थिति आजादी के 67 साल बाद है, जबकि ये कहा जाता है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जा रहा है, सशक्तिकरण के जरिए उनको मजबूत करने की कोशिश होती है। लेकिन अगर आंकड़े देखें तो कहीं न कहीं वो हकीकत से रूबरू करवाते हैं कि वाकई किस तरीके से सशक्तिकरण की कोशिशें हो रही हैं या होती आ रही हैं। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये भागीदारी बढ़े कैसे, कैसे सोसाइटी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, ये हम जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि डिसीजन मेकिंग, जहां कई बार देखा जाता है कि घर संबंधी मामले जो होते हैं उनमें एक बहुत अच्छा डिसीजन मेकर समझा जाता है महिलाओं को, लेकिन वहीं अगर पैसे के लेन देन या कोई एक ऐसा डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन लेने के मामले में अगर अपनी वो भागीदारी देते भी हैं तो कई बार ये समझा जाता है पता नहीं ये करेक्ट होंगे नहीं होंगी, और उसको लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो उन पर नहीं बढ़ पाता है। इसकी वजह क्या है, यही हम आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आधी आबादी में आज हम खास तौर पे बात कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग में महिलाओं की भूमिका की, उनकी हिस्सेदारी की और उनके भागीदारी की, कि वो कितने ज्यादा डिसीजन मेकिंग में अपनी भूमिका दे पाती हैं। क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साफ तौर पे, चाहे अगर हम सरकार में मंत्रालयों की बात करें या फिर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट की ही, सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें, तो इनमें महिलाओं की संख्या ही बहुत कम है। ऐसे में
ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है वो ये कह रही है कि महिलाएं बहुत पीछे हैं डिसीजन मेकिंग के मामले में पुरुषों के मुकाबले। हमारे साथ खास मेहमान है, एडवा की पूर्व अध्यक्ष है सुभाषनी अली जी। सुभाषनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सुभाषनी जी, एक बात मुझे बताइए कि हम किसी भी सेक्टर को देख लें, वहां पे महिलाओं की संख्या बहुत कम है। ऐसे में आजादी के 67 साल बाद भी अगर महिलाएं डिसीजन मेकिंग में इस तरह से पीछे रहेंगी तो कैसे कह सकते हैं हम कि उनका सशक्तिकरण हो रहा है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो रिपोर्ट आई है जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट, और इसमें जो डिसीजन मेकिंग यानी जो फैसला करने का अधिकार है, तो इसमें जो सबसे गंभीर बात है वो ये कि पिछली रिपोर्ट के बाद हमारा देश और भी नीचे चला गया है। मतलब जो पहले रिपोर्ट आई थी जिसमें हमारा कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, मतलब भारत काफी पीछे था, उससे हमने कोई भी सीखने की कोशिश नहीं की। हमने किसी प्रकार की नीतिगत फैसले लेने की कोशिश नहीं की जिससे हम इसको बदल सके, बल्कि हम और भी पीछे चले गए हैं। जबकि दूसरे देश जो हमारे पीछे थे, निश्चित रूप से उन्होंने उनकी सरकारों ने कुछ ऐसा किया होगा कि कुछ तो उनका मतलब आगे बढ़त हुई है, प्रगति हुई है। तो ये एक बहुत काला निशान है हमारे देश के नीति बनाने वालों के आगे। अब जो स्थिति है जो निकल करके आई है वो क्या है? एक तो जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हैं, जैसे लोकसभा, जैसे विधानसभाएं, वहां हम लोग 10% से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, यानी महिलाओं की शिरकत। बिल्कुल। और जो तमाम सरकारी विभाग हैं, और खास तौर से सरकारी विभागों में जो उच्च पद हैं जहां पर फैसले होते हैं, वहां पर भी महिलाओं की संख्या बिल्कुल नगण्य है। अगर हम कोर्ट्स में देखें, न्यायालयों में देखें, तो वहां भी यही बात सामने निकल करके आती है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपने देश में अपनी पीठ थपथपाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए कि हमारे यहाँ महिला प्रधानमंत्री रही हैं, हमारे यहाँ महिला राष्ट्रपति रही हैं, हम देवियों की पूजा करते हैं, हम महिलाओं का इतना सम्मान करते हैं। सच्चाई ये है कि हमारे देश में जो नीतियां तैयार की जाती हैं उसमें दो प्रक्रिया चल रही हैं एक साथ। एक तो जो आर्थिक शोषण की प्रक्रिया है जी, वो बहुत तेज हो रही है, बहुत कठोर हो रही है, और दूसरी तरफ जो पुरुष प्रधानता की प्रक्रिया है वो भी बहुत ज्यादा अपने आप को असर्ट कर रही है। और इन दोनों के साथ साथ चलने की वजह से आज ये तस्वीर पूरी दुनिया के सामने तो है ही, लेकिन हम लोग उसको देख रहे हैं कि नहीं, हम लोग उससे कहां तक कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। और अगर क्या सीखने की बात है तो जैसा आप बता भी रही हैं कि पिछली रिपोर्ट की बात करें तो वो बहुत बेहतर नहीं थी, ये रिपोर्ट और भी ज्यादा उससे वर्स्ट हुई है। ऐसे में वाकई ये गुंजाइश कहाँ रहती है कि हमने कुछ सीखा है, या ये बात कह देना कि नहीं हम इस पर एक्शन ले रहे हैं, ये कहां तक ठीक होगा? सुभाषनी जी, आपसे मैं इस पर भी आपका जवाब लूंगी। बहरहाल एक दर्शक है हमारे साथ, निधि है। निधि, आप भी अपनी बात रखिए। निधि, अगर आवाज पहुंच रही है तो क्या कहना चाहती हैं? आपको क्या लगता है कैसे चेंज आए? जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि औरतों को डिसीजन लेना चाहिए, ये अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर गलत ही डिसीजन ले, एक फैमिली का लाइफली डिसीजन ले सकती हैं, तो क्या किसी और फील्ड में अच्छा डिसीजन नहीं ले सकती? बल्कि बात ये भी है कि आजकल हर फील्ड में लेडीज है, हर फील्ड में। जी बिल्कुल। सुभाषनी जी, एक गौर करने की बात यह है कि इस रिपोर्ट को अगर हम और भी ज्यादा समझें, इसमें एक बड़ा अच्छा जिक्र किया गया है। हम ये कहते हैं कि शहरी क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं, बहुत अहम भूमिका निभा रही हैं, लेकिन दरअसल डिसीजन मेकिंग के मामले में तो ये गांव की महिलाओं को, खासतौर पर पंचायत में जो महिलाएं आ रही हैं, उनको बहुत बेहतर मान रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो हम लोग अपने बारे में कह रहे हैं, वो बिल्कुल सच्चाई से परे है। हम लोग इसीलिए तो बार बार मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से पंचायतों में, नगर पालिकाओं में 33% रिजर्वेशन दिया गया है, और अब ज्यादातर सरकारों ने इसको 50% तक बढ़ा दिया है, लेकिन आज भी विधानसभाओं में और लोकसभा में हम इसको करने के लिए कतई तैयार नहीं है। जो हमारा पॉलिटिकल क्लास है, खासतौर से जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं,
वो इसको करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें भारत पूरी दुनिया में बहुत लैग कर रहा है, बहुत पीछे जा रहा है। इसीलिए मेरा कहना है, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें खुद मेहनत करके, पढ़ करके आगे आ रही हैं, वो सवाल नहीं है, इसको कोई नकार नहीं रहा है। लेकिन जब तक सरकार की नीतियां हस्तक्षेप करके इस जेंडर गैप को खत्म करने का काम नहीं करेंगी, तब तक ये जेंडर गैप बढ़ता ही जाएगा, इसको पूरा नहीं किया जा सकता है। आप देखिए हर चीज में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो काम करने का मौका हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, हर जगह जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब है कि औरतें चाहे जितनी ही कोशिश क्यों न करें, जब तक सरकार की नीतियां उनको एक समानता देने के लिए नहीं बनाई जाएंगी और सरकार का हस्तक्षेप उनको समानता की ओर ले जाने के लिए नहीं होगा, तब तक ये काम नहीं हो सकता है। जी, एक बात और सुभाष, एक छोटी सी बात आप ले लीजिए। हाँ। शहरों की बात आपने कही, आप देखिए शहर में यातायात के साधनों की क्या हालत है। अगर हम कहते हैं लड़कियों को पढ़ना चाहिए, कॉलेज जाना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, तो वो कैसे पहुंचे? क्या उनके लिए सड़कें सुरक्षित हैं? क्या उनके लिए सार्वजनिक स्पेस सुरक्षित है? क्या उनके लिए सुरक्षित और सस्ते कोई साधन है? घर से बाहर काम या शिक्षा की जगह तक पहुंचने के लिए नहीं है। जहां पर मेट्रो बन गया है वहां पर औरतों को, लड़कियों को एक बहुत बड़ा साधन मिल गया है। लेकिन जहां पर कुछ नहीं है वहां पर ये सोचना कि लड़कियां अपने आप पहुंच जाएंगी या तमाम संकट को झेलते हुए पहुंच जाएंगी, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। एक तरीके से ये कहें सुभाषिनी जी की हर एक बात आगे बढ़ने के मामले में महिलाओं या लड़कियों के ऊपर ही डाल दी जाती है कि चैलेंज है, आप फेस करिए और आगे बढ़ लीजिए। अगर आगे बढ़ जाते हैं तो आपकी किस्मत, नहीं बढ़ पाते हैं तो फिर ये भी आपकी ही किस्मत। ये कहें कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ एक जो फेस है दिखावा करने का वो अलग होता है, दरअसल कथनी और करनी दोनों में बहुत फर्क होता है। जो करना चाहिए वो हो नहीं रहा, सिर्फ बातें हो रही हैं और ऐसे में ही कह दिया जाता है कि नहीं आप आगे नहीं आ रहे हैं, आपकी इच्छा शक्ति नहीं है। ये कहीं घूम फिर के जो भी चीजें होती है, दोनों बातें कही जाती हैं। हाँ, दोनों बातें कही जा रही हैं। एक तो आपकी गलती है कि आप आगे नहीं आ रही हैं, और अगर कोई लड़की आगे आना चाहती है और अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो ये भी होता है कि ये बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए इसके साथ दुर्घटना हो गई। दोनों तरफ से वो मारी जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये कैसे इस एटीट्यूड को, दरअसल ये जो एक एटीट्यूड बन चुका है इस तरीके से, कैसे इसको हम चेंज करें? क्योंकि एक तरफ तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लगता है उससे वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन हकीकत में जब रिपोर्ट्स आती हैं सामने तो उससे ये सामना होता है कि आप है कहां पर। कैसे हम इस स्थिति को बदलें? इस स्थिति को बदलने के लिए एक तो हमको, जो हमारे राजनीतिक दल है और नेता हैं, निश्चित रूप से उन पर ज्यादा अंकुश कसने की कोशिश करनी चाहिए। यानी ये जागरूकता होनी चाहिए कि हम उनसे पूछें वोट देने से पहले कि आपका हमारे लिए एजेंडा क्या है। आपका गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, जो भी इस समाज में बिल्कुल हाशिए पर हैं, उनके लिए आपका एजेंडा क्या है। हम आंख बंद करके पैसा कौन खर्च कर रहा है, गाड़ियां किसकी निकल रही हैं, हवा किसकी है, मीडिया किसको प्रमोट कर रहा है, अगर इसी तरह से अपना वोट देते रहेंगे तो अगले बार जो रिपोर्ट आएगी उसमें हमारी हालत और भी ज्यादा खराब होगी। अच्छा सुभाषिनी जी, एजेंडे की बात आपने की, कई बार हमें ये देखने को मिलता है, दरअसल अगर हम इसी बार देख लें तो महिलाओं के लिए बहुत कुछ रखा गया। ये कहा गया कि नहीं, तमाम पैरामीटर्स फिक्स किए गए कि हम ये करेंगे ये करेंगे, लेकिन ये बात कैसे तय हो जाएगी कि अगर उन बातों पे यकीन करके आप आगे लेकर आते हैं किसी को, तो वो जो वादे हैं ये पूरे होंगे? अगर कोई भी दल ये कहता है कि हम नव उदारवादी नीतियों को पूरी ताकत के साथ लागू करेंगे, तो आप समझ लीजिए कि वो समानता को, लोगों को समानता प्राप्त करने का काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। अगर कोई राजनीतिक दल ये कहेगा कि हम ये जो महिलाओं का आरक्षण है उसके बारे में सोचेंगे, आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे, तो इतना समझ लीजिए कि वो कभी उसको करने वाले नहीं हैं। तो हमको जो वो कह रहे हैं उसके पीछे जो उनका पुराना काम रहा है,
उनकी गतिविधियां रही हैं, पहले उसको देखना चाहिए और उसके आधार पर उनके बारे में अपना फैसला करना चाहिए। सुभाषिनी जी, ऐसा नहीं लगता कि इसमें महिलाओं को एक तरीके से, ये तो आपने बात कही, लेकिन उनको अब खुद भी जागरूक होना पड़ेगा और खुद भी आगे आना पड़ेगा कि अगर मानिए कि एक मौका नहीं मिल रहा है तो ये कहें कि मौका ढूंढना पड़ेगा अब, क्योंकि यहाँ पर स्थितियां ऐसी हैं कि अगर अपने आप को साबित करना है तो फिर रास्ते भी खोजने पड़ेंगे। बिल्कुल सही है, महिलाओं को संगठित होना पड़ेगा। जो उनके जनवादी संगठन उनके बीच में काम कर रहे हैं उनमें आ करके शिरकत करनी पड़ेगी, ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो और लोग हैं समाज के अंदर जो उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें तमाम वामपंथी लोग हैं, जनवादी ताकतें हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। और जो लोग उनको परंपरा के नाम पर या और किसी बात के नाम पर ठग रहे हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित रख रहे हैं, उनके बारे में अपनी समझ को, अपनी सोच को बिल्कुल स्पष्ट करना होगा। अच्छा, एक चीज और सुभाषिनी जी, सिर्फ इसका जो हम ये बात कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत की ही बात हम ना करें, भारत की अगर इमेज की दूसरे देशों में भी हम बात करें तो जाहिर सी बात है, पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी कि महिलाएं किस तरीके से उनकी एक अच्छी रेपुटेशन कंपनियों का फायदा बढ़ा रही हैं। कहीं ना कहीं इससे एक बहुत पॉजिटिव इमेज जाती है और बहुत नेगेटिव इमेज भी जाती है कि आप क्या एटीट्यूड कर रहे हैं अपने देश में महिलाओं के साथ। सुभाषिनी जी, मैं ये कह रही हूँ कि इससे एक बैड इमेज, हाँ, इससे जो एक महिलाओं को लेकर जो भी नजरिया होता है या उनको आगे बढ़ाने को लेकर जो भी कोशिशें होती हैं, इसी से तो देश में हम कहीं देश की बैड इमेज और गुड इमेज बनती है बाकी देशों के सामने। देखिए, बैड इमेज और गुड इमेज के बारे में हम क्यों सोचते हैं? हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे देश के नागरिकों के लिए क्या अच्छा है। महिलाएं देश की नागरिकों की आधा हिस्सा हैं, तो उनके हक में क्या है, उनके हित में क्या है, ये हमको करना चाहिए। बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उस पर हम क्यों अपनी नीतियों को तय करना चाहते हैं। और निश्चित है कि अगर हमारे देश में जेंडर गैप क्लोज होगा, अगर हमारे देश में कुपोषण खत्म होगा, अगर हमारे देश में बच्चे जल्दी नहीं मरेंगे, महिलाएं बच्चा पैदा करते समय नहीं मरेंगी, तो इससे बाहर के लोग भी इसको अच्छा ही समझेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तो हमारे देश के महिलाओं और बच्चों का होगा। क्योंकि एक सुभाषिनी जी, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे इंटरनेशनल ये कहें दबाव बढ़ता है, क्योंकि पिछले दिनों अगर हम देखें तो रेप की जो घटनाएं बढ़ी थी, उसके बाद टूरिज्म इफेक्टेड हुआ था। ये महिलाएं जो थी, विदेशी नागरिक खासतौर पर महिलाएं देश में आने से डर रही थी, तो कहीं ना कहीं एक दबाव भी बनता है कि आप दरअसल दिखा क्या रहे हैं। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बदलाव के लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं बाउंडेड भी करता है। आपका एक रिएक्शन मैं इस पर लूंगी। हमारे साथ एक दर्शक इलाहाबाद से परमेश है, क्या कहना चाहते हैं परमेश? मैम, मेरा कहना यह है कि हेलो जी बताइए। मैडम, मेरा कहना है कि महिलाओं को तो आज के दौर में 85% है उनकी भागीदारी, क्योंकि कई बार वो सामने नहीं आ पाती हैं, पीछे से सपोर्ट होता है उनको। कई बार आदमी रोक देते हैं, कई बार कानून प्रक्रिया रोक देती है, कई कारण हैं उनको आगे आने में। नहीं तो 85% आज के दौर में 85% भागीदारी है उनकी। यही बात हम लगातार कर रहे हैं। और बाकी यूपी पुलिस ने एक बार कल परसों की न्यूज में देखी थी, उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा प्रॉपर लड़कियों के ऊपर ब्लेम किया था उन्होंने कि पहनावे के ऊपर। अच्छा, आपको क्या लगता है 85% की बात आप कर रहे हैं, आपको कैसे लगता है कि 85% की भागीदारी है? बिल्कुल मैडम, क्योंकि कई बार हमें भी सलाह खुद औरतें ही देती हैं कि ये काम मत करो, ऐसा करो। ये तो घर की बात हो गई ना, बाहर की बात कर रहे हैं। हाँ, बाहर की बात कर रहे हैं मैडम। लोकसभा चुनाव में देख लीजिए कि 75% या 85% महिलाओं की भागीदारी है, 11% महिलाओं की भागीदारी है, सिर्फ 62 महिलाएं चुनकर आई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे आपने अपनी राय दी। सुभाषिनी जी, हम ये कहें कि वाकई हमारी जो सोसाइटी है वही नहीं समझ पा रही है कि कितनी भागीदारी है। वही तो मैंने आपसे कहा, आप विदेशी लोगों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हमारे देश के अंदर लोगों के सोचने का तरीका क्या है। पहनावा, पहले ही आ जाते पहनावे पर। अरे पहनावे से आपको क्या तकलीफ हो रही है? 80% लोग इस देश में ऐसी हैं, बेचारी गरीब महिलाएं, जिनके पास एक धोती होगी, 2 धोती होगी। आप परेशान हैं जीन्स के पीछे, इसके पीछे, उसके पीछे। आप सोचते हैं कि उनको हर तरह से सीमित किया जाए। ये जो सोच है यही दिखाई दे रही है। हमारी सरकार की भी यही सोच है और समाज के अंदर भी बहुत से लोगों की यही सोच है। अच्छा, एक बात और सुभाषिनी जी, हम चूंकि अगर राजनीति से अलग हटके दूसरे अगर डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करें, फॉरेन सर्विसेज की बात करें, राजनीति नहीं, मैं गवर्नमेंट और मैं
पॉलिसीज की बात कर रही हूँ। नहीं सुभाषिनी जी, पॉलिसी के अलावा अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो अगर एक महिला आते भी है, मानिए तमाम चैलेंज को पूरा करते हुए, तो कहीं ना कहीं उसे पुरुषवादी मानसिकता का शिकार होना पड़ता है और खुद को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। अरे आप देखिए, आप सरकारी विभागों की बात कर रही हैं। हाँ। पहली बार उत्तर प्रदेश में एक महिला सब इंस्पेक्टर ने एक डीआईजी के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। वो आरोप सही सिद्ध हुआ, वो औरत लड़ रही है और उस डीआईजी की पोस्टिंग हो गई है। तो कहाँ महिलाएं आगे आ सकती हैं किसी विभाग में अगर इस तरह का रवैया होगा। मैं यही जानना चाह रही थी आपसे कि अगर मानिए वो अपनी क्षमताओं से कोई एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरव्यू देकर आगे आ भी जाती हैं, तो कैसे ये बात तय की जाएगी कि बाकी महिलाएं उसी तरीके से आगे आएंगी, क्योंकि डिपार्टमेंट में ही उन्हें मुश्किलें होती हैं कई बार। तो हर तरह की मुश्किल होती है, बहुत ही जिसको कहते हैं अनोखी ही औरतें हो सकती हैं जो इस सबको झेल करके आगे आ जाएं। मैंने अभी आपको एक उदाहरण दिया, अगर सरकारी विभागों में महिलाओं के साथ होने वाला लैंगिक उत्पीड़न जो काम की जगह पर, अगर उसको गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जा रहा है, लोगों को दंडित पूरी इंक्वायरी बैठने के बाद दंडित नहीं किया जा रहा है, तो कौन औरत ऑब्जेक्शन करेगी, आपत्ति करेगी, कंप्लेंट करेगी और किसको न्याय मिलेगा? सब सर छुपा करके अपना काम करके चुपचाप अपने घर कंप्लेन करने के बाद भी क्या असर होगा? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कंप्लेन करने के बाद उल्टा एक्शन खुद पर ना हो जाए, इस बात का बहुत डर होता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में वही तो मैंने कहा आपसे। और ऐसे में स्थितियां कैसे बदले सुभाषिनी जी? बहुत अरुणा राय का केस है। हाँ, समय की बहुत पाबंदी है सुभाषिनी जी, इस चर्चा को यहाँ रोकना होगा। अरुणा राय का केस हमारे सामने है। बिल्कुल, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम स्थितियां थोड़ी तो बदले, इसके लिए जैसे भी पहल हो, एक पहल तो हो जाए। चलिए सुभाषिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आधी आबादी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aadiabadi@zmedia.slgroup.com। आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है, आप हमें ईमेल करें aadiabadi@zmedia.slgroup.com। तो आदिवादी में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।